हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ये डेट 11 जन है और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। एसएससी, बैंक, रेलवे और स्टेट एग्जाम आदि सभी एग्जामों के लिए ये काफ़ी लाभदायक होंगे, क्योंकि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स का वेटेज इस समय बहुत ज़्यादा है। किंतु मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डीप में जाए और उस करंट अफेयर्स का जो इतिहास है उसको भी समझे। आखिर ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूँ? क्योंकि आप इस आपका जो करंट अफेयर्स है वो तो तैयार होगा ही होगा, और आपका जो इतिहास है वो भी तैयार हो जाएगा। और एक क्लियर इमेज आपके दिमाग में बनेगी, जो कि आपको उस चीज़ को ज़्यादा देर तक रखने के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। ठीक है, हम चलते हैं आगे। मोटिवेशनल कोटेशन है कि महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से आते हैं। यानी कि जो कंसिस्टेंसी है ना, वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि इस समय जो है वो दुनिया डिजिटल हो गई है, और डिजिटल जैसे हुई है तो इसे 30 सेकेंड की लत लग चुकी है। यानी कि रील्स में ही अपना टाइम जाया करने हैं। ठीक है, 30 सेकेंड से ज़्यादा तो भाई साहब कोई चलना ही नहीं चाह रहा है। लेकिन एक एथलीट्स है, उन्होंने बोला था कि भाई साहब मुझे ना किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अगर कोई एक बंदा है और वो बंदा 1,000 बार प्रैक्टिस अलग अलग चीज़ों की कर रहा है ना, तो मुझे उस चीज़ से डर ही नहीं लगता। यानी कि जो 1,000 किक्स है ना, वो अलग अलग तरीके से कर रहा है। लेकिन कोई एक ही बंदा है जो एक ही प्रैक्टिस है, एक ही फॉर्मेट है, उसकी प्रैक्टिस वो 1,000 बार कर चुका हो ना, तो मुझे उससे डर लगता है। यानी कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप ये मत सोचिए, जैसे क्या है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और पढ़ाई करने में हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ मिल नहीं रहा होता है। और आपको जब कुछ मिल नहीं रहा होता है तो आप हताश होते हैं। जैसे ही आप हताश होंगे तो आपके अंदर अंदर एक ये आता है कि भाई साहब आप गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अब सोचिए कि जरा आपको जो चाहते हैं आप वो मिल गई, सपोज करिए मिल गई, तो आपको यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आपके अंदर एक चीज़ आती है कि अगर मैंने यही कंसिस्टेंसी अगर नहीं बनाई रही होती तो शायद मैं उस चीज़ को नहीं पाया होता। तो एक बंदा जो गिव अप कर देता है उसके अंदर एक नेगेटिव विचार फिर आ जाते हैं कि यार नहीं होगा, और ये हमेशा ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 सरकार का मतलब यहाँ किससे, यहाँ मतलब है एनएसओ। एनएसओ क्या है? एनएसओ है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी। ये ऑफिस है, कार्यालय है। इसने जारी किया है कि एक आंकड़ा जारी किया है, फाइनेंशियल ईयर में 7.4% क्या रहने वाली है? ग्रोथ रेट, यानी कि विकास दर रहने वाला है। आखिर ये विकास दर होता क्या भैया? तो ये होती है, जीडीपी से निकालते हैं, जीएनपी से निकालते हैं, एनएनपी से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो में बता रखी है। और वो वीडियो है, ये इस वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सब चीज़ें मैंने समझा रखी है। तो क्या सर किसी और ने भी ये रिपोर्ट दी है? तो हाँ, यूएन ने अपना रिपोर्ट निकाला और उसने बोला कि भाई साहब 6.6% ही विकास दर रहने वाली है। फिर बोला एसबीआई, बोला कि मैं क्यों कम रहूं? एसबीआई ने बोला कि नहीं नहीं, 7.5% विकास दर रहेगी। ठीक है, बोला कि मेरा जो देश है उसका विकास दर नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये है आपका जो सांख्यिकी कार्यालय है, वो कब आया था? 2019 में बना था। इसमें पहले दो ऑफिस अलग अलग थी। ये ऑफिस फिर कब आई थी? तो ये दो ऑफिस को 2019 में मर्ज कर दिया गया। तो इसको बना दिया गया, एनएसओ बना दिया गया। ये क्या काम करते हैं? जीडीपी के आंकड़े जारी करते हैं, ये बताते हैं महंगाई और महंगाई हो रही है या क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें ये बताती है। नमूना सर्वेक्षण ये सब करती है। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो जो कार्यक्रम मंत्रालय है ना, कार्यक्रम सांख्यिकी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय है उसके अधीन ये आती है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चंस भी है किस मंत्रालय के। एनएसओ का गठन कब हुआ? जीडीपी कौन जारी करता है? अगला क्वेश्चन है कि भारत जनगणना 2027 के कौन से चरण के लिए अधिसूचना जारी की गई है? तो भाई साहब ये पहला चरण है, और पहला चरण जो है वो अप्रैल से सितंबर तक होने वाला है। अप्रैल से सितंबर तक होने वाला है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें हाउस जो है ना, हाउसों की लिस्टिंग की जाएगी, यानी कि घर जो है उनकी लिस्टिंग की जाएगी। और सितंबर में, याद रखिएगा, ये एक्सेप्शनल है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें एक्सेप्शनल होती है वही एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ा देती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड यूके, एंड एचपी हिमाचल प्रदेश।
यहाँ पे बर्फ पड़ते हैं, तो इसलिए इनका जो जनगणना है वो कब किया जाएगा? इनका जनगणना सितंबर में ही किया जाएगा। लेकिन बाकी जो राज्य है उनकी जनगणना कब होगी? उनकी जनगणना होगी फेब 2027। कब होगी? फेब 2027। ये कौन से मतलब कौन इसको कराएगा? तो इससे सेंसस जो कमिश्नर है ना, सेंसस कमिश्नर जो इसके हेड है वो कराएंगे, सेंसस कमिश्नर। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है गृह मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके ऑफिस का क्या नाम है? तो इसके ऑफिस का नाम है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफिस। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा। मैंने सब चीज़ें बता रखी। मृत्युंजय कुमार नारायण इसके क्या है? मृत्युंजय कुमार नारायण इसके हेड है। और बाकी जो चीज़ें चाहिए कि पहली जनगणना कब हुई है, लास्ट जनगणना कब हुई है, ये सब मैंने इसमें डिटेल्स में दे रखा है, ये आप देख लीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। वो डेट क्या थी? तो वो डेट थी आपकी 9 जैन, 9 जैन 2003 में मनाया गया। आखिर ये 9 जैन को ही किस लिए मनाई जाती है यार? तो 9 जैन को इसलिए मनाई जाती है क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे? साउथ अफ्रीका से ये इंडिया आए थे। और इंडिया में आते ही इन्होंने सबसे पहले ही 1915 में तो ये आते हैं, 1915 में ये आते हैं, 1917 में ये धावा बोल देते हैं। कहाँ पे बोलते हैं? बिहार के चंपारण में जाता है और वहाँ पे चल रही होती है तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली में क्या थी? तीन कठिया में ये था कि नील की खेती करना है। ये बोलते हैं नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये सबसे पहले वहीं पे धावा बोलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जैन को मनाया जाता है। ये प्रवासी भारतीय दिवस अलग होता है और जो सम्मेलन होता है वो अलग होता है, सम्मेलन अलग होता है। इसकी स्टार्ट सेम डे हुई थी, 9 जैन 2003, 2003। लेकिन सम्मेलन चलते चलते 2015 में बोला गया नहीं नहीं, सम्मेलन जो होगा वो कब होगा? अब हर 2 साल पे होगा। कब होगा ये? हर 2 साल पे किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हुआ कहाँ था? तो सबसे पहले 2003 में कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। कौन इसको कराता है? इसको कराता है विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। ठीक है, अभी कौन सा संस्करण आएगा? 19वां संस्करण होगा। कब होगा? 2027 में। कब होगा? 2027 में। ठीक, ये आपके चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद जो और है वो सब सत्याग्रह है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल पे 77 सब्सक्राइबर है। अगर आप जुड़ जाते हैं तो ये संख्या इनकी बढ़ सकती है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और उसका नाम महादेव पाठशाला है। आप इस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, अभी 44 सब्सक्राइबर है यहाँ पे। हाल ही में ऐसे सीरीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से किसने संन्यास लिया? तो उस्मान ख्वाजा ने लिया है। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है। अब अगर बात करते हैं कि कौन ऐसी संस्था है जो ये खेल को कंट्रोल करती है, तो इंटरनेशनल में देखेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी स्थापना सन 1909 में होती है, 1909 में होगी। और इसके जो चेयरपर्सन है, यानी कि वो कौन है? वो है अजय जय शाह, जय शाह इसके चेयरपर्सन है। और ये जो जय शाह है ना, ये सबसे कम उम्र के चेयरपर्सन बनने वाले व्यक्ति हैं। ये इंडिया से हैं, अमित शाह के बेटे हैं। और इसका आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई में। क्या भारत में भी कोई ऐसी संस्था है? तो हाँ, बीसीसीआई, बीसीसीआई है। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1928 में। इसके हेड कौन है? तो मिथुन मिन्हास। कौन है इसके हेड? मिथुन मिन्हास। क्या भारत ने सबसे पहले टेस्ट मैच कब खेला था? तो टेस्ट मैच खेला था 1932 में, यानी कि 4 साल बाद ही। किसके खिलाफ? वर्सेस इंग्लैंड, वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय मंत्री सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे है? गुवाहाटी असम का असम का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, असम में किया गया है। यहाँ पे क्या काम किया गया? तो जितने भी राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री हैं सबको बुलाया गया था और बताया गया था कि भाई साहब, ये जो पॉलिसी चल रही है टेक्सटाइल की जो पॉलिसी है, इसमें कोई चेंजेस करने, कैसे हम इसको उसमें सुधार कर सकते हैं, ये सब चीज़ों पे उन्होंने चर्चा की है। असम अभी हाल ही में चर्चा में रहा है क्या? हाँ, तो भाई साहब ये रहा है ना। किस लिए रहा है? यहाँ पे संस्कार शाला कार्यक्रम चलाया गया उसके लिए। ठीक है, संस्कार शाला क्या था? वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम है। क्या है? वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम है। इसका क्या मतलब है? और ये वैल्यू बेस्ड यानी कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं
उन तक को ये प्रोग्राम जो है शामिल किया जाएगा। वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम क्या है, इसमें बच्चे क्या है कि अगर आप जाते हैं स्कूल में जाते हैं तो आप किताबी ज्ञान है तो आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है, किंतु जो संस्कार नैतिकता ये सब ज्ञान है वो आपको नहीं मिल पाते। तो उस ज्ञान के लिए वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम चलाया गया है, संस्कार शाला प्रोग्राम, ठीक है। आसाम और किसी चीज़ के लिए था, हाँ आसाम था ना, कि 8th पे कमेटी जो थी ना, 8वां पे कमेटी जो थी वो गठित करने वाला पहला राज्य बना है ये। समझ में आ रही बात? और कुछ, तो हाँ और कुछ भी है भाई साहब, यहाँ पे काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों, क्योंकि 1985 में यूनेस्को ने सबसे पहले केवल 2 ही नेशनल पार्क को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया था, इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। और उसका नाम क्या है, एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक है केवला देव, केवला देव। ये कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। ये ये किस लिए फेमस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे एक अम्बुबाची मेला लगता है। अम्बुबाची मेला कहाँ पे लगता है, गुवाहाटी में लगता है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस मेला है, ये चीज़ें याद रखेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के साथ युवा विधि पेशेवर लॉ क्लर्क्स की आदान प्रदान के लिए समझौता किया, तो ये भूटान के साथ किया है। युवा विधि पेशेवर होते क्या है, जैसे आप मान लीजिए आर्मी में गया और नया नया ट्रेंड होके आए हैं, नई नई ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो आपके पास उतने ज़्यादा अनुभव नहीं रहेंगे ना। तो उसके लिए फिर आपको क्या है कि जो आपके सीनियर्स रहते हैं वो आपको बताते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना है। तो चीज़ें आपको क्या है कि समझ में आने लगती है कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, जो किताबी ज्ञान है उससे हट के भी कुछ होता है। तो बस उसी के लिए कि आएंगे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति होगी और ये 3 माह के लिए होगा, 3 महीने के लिए ये आएंगे और ये समझेंगे कि हमारे देश में क्या क्या सिस्टम है, कैसे न्याय प्रणाली काम करती है, और कैसे हम जो पॉलिसी है उसको बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें वो, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये काम देंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कब बना था, उसका इतिहास क्या था, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। खोजे गई जो रीड स्नेक प्रजाति है, रीड स्नेक प्रजाति ये वाली है, ये जहरीली नहीं होती है, ये जहरीली नहीं होती है, और इसका नाम रखा ये कैलामारिया मिजोरम मेंसिस, कैलामारिया मिजोरम मेंसिस, मिजोरम के नाम पे रखा गया है। ये इसमें देखिए मिजोरम नाम है, कैलामारिया मिजोरम मेंसिस, ये मिजोरम में मिला है इसलिए इसका नाम रखा गया है। ये जहरीली नहीं होती है, और ये क्या है, लिस्ट कंसर्न है, लिस्ट कंसर्न है, क्या है, लिस्ट कंसर्न है। इसका मतलब क्या है कि ये चिंताजनक नहीं है, ये पर्याप्त मात्रा में है, इसके ये खत्म होने की इसका कोई भी वो नहीं है, चिंता नहीं है। मनोज कोठारी है, एक मनोज कोठारी, ये बिलियर्ड से संबंधित खेल खेलते हैं, और इनका निधन हो गया, कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जो जगह है वहाँ पे, ठीक है। किस राज्य ने एआई प्रभाव सम्मेलन, एआई इम्पैक्ट जो समिट या कॉन्फ्रेंस हुआ है 2026 की मेजबानी की है, तो वो राजस्थान, याद रखिएगा 2026 है, 2026 की मेजबानी किसने किया है, राजस्थान ने किया है। ये ऐसा किया किस लिए गया है भाई साहब, जो एआई है ना उसका प्रभाव तो बढ़ ही रहा है। तो उसका जब प्रभाव बढ़ रहा है तो बोला जा रहा है कि एआई का प्रभाव कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि बुरा भी तो हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तो अगर बुरा होगा तो उससे निपटेंगे कैसे, इन सब चीज़ों के लिए ये सम्मेलन किया गया। लेकिन ये क्षेत्रीय लेवल का था, तो ये क्या कि अभी ऑल इंडिया एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस या समिट होगा, तो इसके लिए ये क्या है, रिहर्सल किया जा रहा है, ठीक है। ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली जो पहली पेमेंट्स कंपनी है वो किसको बना दिया गया है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स को बना दिया गया है। ये कंपनी का नाम है, किसका नाम है, ये कंपनी का नाम है FSS। और FSS इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में। इसके हेड कौन है, तो इसके हेड है नागराज मलेंडला, ठीक है। ये कब बनी थी, ये 1991 में बनी थी, ये काफ़ी पुरानी है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करना और फाइनेंशियल जो सेवाएं हैं उसको आपको प्रदान करना सुरक्षित और नैतिक तरीके से। ये लोग अभी किस लिए फेमस है, क्योंकि ये एआई का ना एथिकल यूज करेंगे, जो एआई है उसका एथिकल यूज करेंगे। और कोई अभी एआई का ज़माना चल रहा है, तो एआई का जो फ्रॉड चल रहा है उससे आपको बचाएंगे, ठीक है। किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित यानी कि वैल्यू बेस्ड शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया, तो ये भाई साहब आसाम है। आसाम के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आसाम में यहाँ पे नदी द्वीप मिलती है, एक माजुली है, क्या है, माजुली है। और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, और ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्रा में,
ब्रह्मपुत्रा नदी में। तो फिर आप बोलेंगे कि सर कोई ऐसी नदी द्वीप भी होगी ना जो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी नदी द्वीप कौन है? वो है आपका उमानंदा। उमानंदा, इसको हम पीकॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीकॉक, यानी कि मोर के जैसे ये देखती है। जब ऊपर से फोटो लेंगे ना तो ये मोर के जैसी दिखेगी। तो ये भी कहाँ है? ब्रह्मपुत्रा नदी में। कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्रा नदी में। और यहाँ पे एक शिव मंदिर पाया जाता है, शिव जी का टेम्पल भी है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कितने नेशनल पार्क है, तो ये नेशनल पार्क की संख्या जो है यहाँ पे कितनी है? वो 8 है। ठीक। वैल्यू बेस्ट, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। और जो 8वीं है वो सिखनाथ ज्वालाओ नेशनल पार्क है। ठीक है। इसके बारे में आप हिमंत बिस्वा जो शर्मा है ये यहाँ के मुख्यमंत्री है, जबकि लक्ष्मण आचार्य जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। और हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे ना डिगबोई है। और जो डिगबोई है ना, ये सबसे पहला तेल रिफाइनरी कारखाना यहीं पे खोला गया था। ठीक है। सबसे पहला तेल रिफाइनरी कारखाना यहीं पे खोला गया था। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ना, इस ये जामनगर में एक रिफाइनरी खोली और ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। समझिए इस चीज़ को। ठीक है। हम काफ़ी आगे हैं। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। बिटुमेन क्या होता है? कि यानी कि पिच वाला। पिच पहले किससे बनती थी? पेट्रोल से। जो पेट्रोलियम है ना, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे हम, जो क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल जो था, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे हम उसको जलाते थे। तो उसमें से अलग अलग चीज़ें निकल के आती थी। तो उसी में से एक निकल के आती थी पिच, जिसे हम बिटुमेन बोलते हैं साइंस की भाषा में। लेकिन अभी बायो बिटुमेन बनाने की बात की जा रही है। बायो बिटुमेन में क्या है कि जैसे बायो से बनाई जाएगी। जैसे जो कचड़े हो गए, हमारे पेड़ पौधे या पत्तियाँ हो गई या शैवाल हो गए, इन सब चीज़ों का यूज करके बायो बिटुमेन बनाया जाएगा। ठीक है। अगर देखे, आप गए होंगे, देखे भी होंगे कि ये है आपका पिच। ऐसी चीज़ें आपने देखी होगी जो कि सड़क को क्या काम करते हैं, सड़क को कैसा बनाते हैं? एकदम वो चिपका लेते हैं अपने में। जो गिट्टी होती है ना, कंक्रीट होती है, उसे चिपका लेते हैं अपने में। ठीक। भाई साहब, किस राज्य में तेंदुआ है? एक तेंदुआ है, वो अत्यंत दुर्लभ रंग रूप का है। यानी कि ये भाई साहब गुलाबी है। क्या है? गुलाबी टाइप का है। क्योंकि सैंडलवुड आप जब देखते हैं ना, चंदन की जो लकड़ी है वो कैसी होती है? गुलाबी होती है। तो इसी टाइप का एक तेंदुआ देखा गया है। और ये जो तेंदुआ है ना, कहाँ देखा गया है? तो ये देखा गया है कर्नाटक में, एक जगह है विजयनगर। कर्नाटक में क्या है? एक जगह है विजयनगर। और ये केवल 5 बार ही देखा गया है। 5 बार ही देखा गया है। 2 बार कहाँ देखा गया है? साउथ अफ्रीका में देखा गया है। एक बार तंजानिया में देखा गया था। और 2 बार कहाँ देखा गया था? इंडिया में। तो नवंबर नवंबर में अगर बात करें, नवंबर 2021 में राजस्थान में देखा गया था। राजस्थान में एक जगह है रड़कपुर। राजस्थान में एक जगह है रड़कपुर, वहाँ पे देखा गया था। और अभी कर्नाटक में देखा गया है। अभी कर्नाटक में देखा गया है। तो ये टोटल 5 ही है। और इसके अगर हम बात करते हैं कि आयुष्मान में इसकी क्या जगह है, तो भाई साहब ये समझ लीजिए कि एक्सट्रीमली, ये क्या है, मतलब लगभग विलुप्त के कगार पे ही है ये। ठीक है। क्रिटिकली ये इंडेंजर्ड है। ठीक है। ये इसको, हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे विश्व में ना इसे स्ट्रॉबेरी के नाम से जाना जाता है। स्ट्रॉबेरी के नाम से जाना जाता है, स्ट्रॉबेरी लेपर्ड। ठीक है। ये आपको टाइगर रिजर्व यहाँ पे कर्नाटका में है। और ये नेशनल पार्क कुद्रेमुख, नागरहोल, बांदीपुर और बनेरघट्टा है। तो ये चीज़ें आप देखिए। ये कलाइटू जो परियोजना है ना, ये कलाइटू परियोजना अंजाव जिले में, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में ये बना हुआ है। और किस नदी पर बनाने के लिए ये केवल मंजूरी दी गई है? मंजूरी दी गई है अभी। तो ये लोहित नदी पे बनेगी। लोहित नदी पे बनेगी तो एक EIA रिपोर्ट होती है, एक वैज्ञानिकों की रिपोर्ट होती है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की रिपोर्ट होती है। एक EIA होती है, एक ESC होती है। तो EIA ने अपनी रिपोर्ट दिया था, उसमें बोला था कि भाई साहब इसमें पर्यावरण का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ESC ने भी इसके रिपोर्ट को सही बोला और ठीक है बोल दिया, मंजूरी दे दिया कि हाँ आप बना सकते हो, ये कलाइटू परियोजना बना सकते हो। तो यहाँ पे जो पर्यावरणविद थे ना, उन्होंने बोला कि कैसे बना सकते हैं यार, यहाँ पे जो पाई जाती है, एक पक्षी पाई जाती है और उसके वो सफ़ेद उदर वाली है। तो ये एक्सट्रीमली जो है ना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यानी कि बहुत कम इसकी जनसंख्या बची हुई है। और तुम बोल रहे हो कि बना सकते हैं, और यहाँ तक कि इसका तो जिक्र है ही नहीं उस चीज़ में। तो बोले कि नहीं बना सकते। तो उसी चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है। ठीक है।
कितना मेगावाट का है? कलाई टू परियोजना 1200 मेगावाट का है, लोहित नदी पे बन रही है। और लोहित नदी जो है वो किसकी है? लोहित नदी किसकी है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। ये जो डैम है 128.5 मीटर ऊंचा है, और कैसा डैम है? कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। कहाँ पे? अंजाव जिले में बन रहा है। ठीक है, EIA रिपोर्ट ये थी। ठीक, ये ऐसी समिति क्या होती है ये मैं आपको बता दिया। ये देखिए, ये है पीकॉक, पीकॉक आइलैंड, जिसे उमानंदा के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये है माजुली द्वीप। और ये क्या है? भूपेंद्र हजारिका, भूपेंद्र हजारिका। ये भाई साहब समुद्र प्रताप करके एक जहाज है, और ये इसे कोस्ट गार्ड ने, ICG ने क्या किया है? उतार दिया है। ठीक है, और ये पहला GSL जो है ना, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, उसके द्वारा पहला बनाया गया पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ये जहाज है। ठीक, जो PRB है ना, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड है, इसकी पहली बैठक की गई है। कहाँ पे? मुंबई में की गई है, और इसकी अध्यक्षता संजय मल्होत्रा ने किया है। ठीक है, PRB का काम क्या होता है? PRB का काम ये है कि अगर डिजिटल जो भुगतान हो रहा है उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसमें सुरक्षा कैसे दे सकते हैं, पारदर्शी वो होना चाहिए, तो ये सब उसका काम है। एक रेनबो ट्राउट जो फिश है ना, उसके लिए एक बड़ा सा फार्म लॉन्च किया गया है। वो कहाँ पे बनाया गया है? वो तेलंगाना में बनाया गया है। ये फार्म जो है ना, पूरे भारत का सबसे बड़ा है। ये फार्म तेलंगाना में बना है, तो लेकिन इस मछली को समझिए कि इस मछली के अंदर ना पाई जाती है ओमेगा 3, और इसका जो मांस होता है ना, वो थोड़ा स्वीट टाइप का है। कैसा है? स्वीट टाइप का है। ओमेगा 3 इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लेकिन इस मछली की एक खास बात यह है कि इसको मीठे पानी चाहिए। क्या चाहिए? मीठा पानी चाहिए। मीठा पानी में ये रह सकती है। ये समुद्र जो खारा पानी होता है ना, खारा पानी, उसमें ये चीज़ें नहीं रह सकती है। तो और ये ठंडे ठंडे इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। तो तेलंगाना ने क्या काम किया कि पहले ये सब चीज़ें कहाँ पे होती थी? हिमालय साइड में ये ज़्यादा मिलती थी, जो अपना नॉर्थ वाला एरिया है उधर। लेकिन ये तेलंगाना ने ऐसा फंड बना दिया कि बोला नहीं नहीं, ये केवल उत्तरी भारत में नहीं होगा, ये दक्षिणी भारत में ही होगा, और दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक, तेलंगाना ऐसा कर दिया। तेलंगाना में भाई साहब एक कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, और ये विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट परियोजना है। लिफ्ट में क्या होता है कि जो पानी का स्तर होता है जो नीचे होता है, यानी कि आप जमीन का टुकड़ा मान लीजिए ऊपर है और नदी नीचे है, तो पानी को क्या काम करेंगे? पानी को खींचेंगे, किससे? पाइप से खींचेंगे और लिफ्ट करेंगे, और उसे उठा करके जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे पहुँचा देते हैं। रामप्पा मंदिर जो है ये 2021 में रामसर साइट्स में, ये हेरिटेज साइट्स में डाला गया था, और इसे रुद्रेश्वर भगवान शिव के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चीन ने कौन सा मिसाइल विध्वंसक पोत लॉन्च किया है? तो लॉन्डी नाम का पोत लॉन्च किया है। ठीक, कौन सी सेना ने 2026 को घोषित किया कि नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी का ये वर्ष है? तो ये है इंडियन आर्मी। ठीक, 8वां पे कमीशन गठित करने वाला राज्य असम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैबिनेट द्वारा ना स्वीकृत नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर BOT मोड में बनेगा। ठीक, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। गोवा के प्रस्तावित तीसरा जिला जो है वो QP में, उसका क्या होगा? उसका उस जिले का मुख्यालय होगा, और उस जिले का नाम क्या है? कुसावती। क्या है? कुसावती। टोटल जिलों की संख्या गोवा में कितनी हो जाएगी? तो गोवा में 3 जिले हो जाएंगे। ठीक, BWR यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो चेयरपर्सन है, वो उससे किसको चुना गया है? PV सिंधु को चुना गया है। ये 2026 से 2029 तक ये बनी रहेंगी, और इससे पहले क्या ये मतलब फेडरेशन की ये सदस्य रह चुकी है। तो 2017 से 2025 तक इस फेडरेशन के ये सदस्य भी रह चुके हैं। इनका काम क्या होगा? तो ये काम जो बैडमिंटन से संबंधित जो खेल है उसमें ये पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे, और लोगों की जो परेशानी है उसको सुनेंगे, और उसका निवारण का भी ये काम करेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं BWF है। BWF कब अस्तित्व में आया था? तो 1934 में आया था। इसे 51 साल हो चुके हैं। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक, ये डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब किस लिए है? तो डोनाल्ड ट्रंप को ना इजराइल शांति पुरस्कार दे रहा है। ये फेमस किस लिए हुआ? फेमस इसलिए हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप पहले गैर इजरायली व्यक्ति होंगे जिन्हें ये पुरस्कार देगा। ठीक है, AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये गुजरात के गांधीनगर में बनेगा, जहाँ पे गिफ्ट सिटी है।
मुख्य सचिवों का पांचवा राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है, और ये कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में, नए दिल्ली में किया गया है। पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? धर्मशाला में हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा, पहला धर्मशाला में हुआ था, उसके बाद जितने भी सम्मेलन हुए वो नई दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी साहब ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है। चर्चित ज्वालामुखी जो है बेजिमियानी है, वो किस देश में हाल ही में विस्फोट की? तो यह रूस में किया है। कमचटका एक पेनिनसुला है, वहाँ पे ये हुआ है। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में हथियारों से संदिग्ध जानकारी मिलने पर किस देश के बंदरगाह पे हवाई हमला किया है? तो वो यमन के किया है। यमन का एक कोआला जो बंदरगाह है वहाँ पे किया है, जबकि फुजैरा बंदरगाह कहाँ है? यूएई में है। यूएई से वो शिप आते हैं, यमन में आती है। यमन में जो हूती जो समुदाय है, ऐसा आरोप लगता है कि हूती समुदाय को ये देने के लिए आ रहे थे। तो सऊदी अरब क्या काम करता है? जाता है और अपना F-15 लेता है और जाके धड़ाम दे उस पर मार देता है। ठीक है। डेनमार्क ऐसा देश बना जो अपनी 400 साल पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी डाक सेवा वाली, उसको बंद कर देता है। ठीक है। अभी डेनमार्क खबरों में है क्योंकि इसका एक आइलैंड है, ग्रीनलैंड, जिस पे कब्जा करने की बात चल रही है। किसके द्वारा? ट्रंप के द्वारा। रूस ने परमाणु क्षमता वाली आर्सेनिक मिसाइल, परमाणु क्षमता से लैस जो आर्सेनिक मिसाइल है उसको किस देश में तैनात किया? बेलारूस में। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में उड़ीसा के तट से किसको लॉन्च किया है? तो प्रलय को इसने सफल परीक्षण किया। अगर उड़ीसा की बात करते हो तो उड़ीसा में एक चांदीपुर ये क्या है? मिसाइल सेंटर है। मिसाइल सेंटर है। टेस्टिंग यहाँ से की जाती है। और वहीं पे एक द्वीप पाई जाती है, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है। चांदीपुर में क्या है? ये सेंटर है, और अब्दुल द्वीप वहीं पे है। भूटान के एक क्रिकेटर है सोना मैसी, और सोना मैसी जो है ना वो 8 विकेट लेने वाले कौन? भूटान के खिलाड़ी बने हैं। ये भूटान से संबंधित है। ये पूरे विश्व में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है। दुलहत्ती जल विद्युत स्टेज परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाने के लिए सहमति जताई है? तो चिनाब नदी पे। ठीक। ईरान ने अभी हाल ही में किस देश के सोयूज रॉकेट का उपयोग किया है? तो ये रूस का किया है। सोयूज रॉकेट जो है वो रूस का है। अगर ये जब रूस का है तो इसने 3 उपग्रहों को लॉन्च किया था, पाया, जफर जफर 2 एंड कोसर 1.5। जफर 2 अगर गया तो जफर 1 भी तो गया होगा। जफर 1 भी गया है। कब गया था? 2020 में, 2019 में। कब गया था? 2019 में। 2000 साल पुराना जो बौद्ध स्थल है अभी हाल ही में कहाँ खोजा गया है? तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में खोजा गया, जम्मू कश्मीर में। RPREX यानी कि रीजनल पॉल्यूशन जो रिस्पांस एक्सरसाइज है वो कहाँ पे किया गया है? वो मुंबई में किया गया, भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा किया गया। इसका काम क्या है? ये जो पॉल्यूशन होगा यानी कि जो ऑयल स्पिल होगा, तेल अगर मान लीजिए रिस रहा है तो उसे कैसे हम कंट्रोल करेंगे। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2025 के है वो विजेता है वो मैग्नस कार्लसन है। पार्वती अर्गा जो पक्षी बिहार इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश के किसमें? गोंडा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। इको सेंसिटिव जोन कितने किलोमीटर को घोषित कर सकते हैं? 10 किलोमीटर को। इसके लिए एक अधिनियम है, शायद अधिनियम और 2002 है, उसी के तहत ऐसा किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी जो INS बक्सर है, और INS बक्सर में ना कलवरी श्रेणी की ये बक्सर है। कलवरी श्रेणी में तो ये के क्लास की 3 पनडुब्बी है और V क्लास की 3 है। ठीक है। वजीर है, बक्सर है, और एक है। ठीक। इसरो अगले 4 वर्षों में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में कौन से नंबर का प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये तीसरे नंबर की भाई साहब। 2 लॉन्च पैड ऑलरेडी, एक FLP है यानी फर्स्ट लॉन्चिंग पैड, एक सेकेंड लॉन्चिंग पैड SLP, और एक आ रही है TRP यानी कि थर्ड लॉन्चिंग पैड। यहीं पे LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसको किस नाम से जाना जाता है? बाहुबली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाहुबली के नाम से जाना जाता है। और इसी बाहुबली का यूज करके एक मिशन 4 चलाया गया था, जिसके तहत चंद्रयान को छोड़ा गया, चंद्रयान 3 को छोड़ा गया। और इसी मिशन के तहत, मिशन 6 के तहत ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिसाइल को छोड़ा गया। और ये पूरी दुनिया की सबसे हेवी मिसाइल थी, सबसे हेवी सैटेलाइट था। 6100 किलोग्राम का, 6100 किलोग्राम का इस मिसाइल को लॉन्च करके इसरो ने एक इतिहास रचा। सबसे हेवी रॉकेट, ये सैटेलाइट छोड़ने वाला देश बना। ठीक है।
आगे चलते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।